हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक एजुकेशनल चैनल है। एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोज़ मैं इस पर अपलोड करती हूँ। स्पेशली जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, डीएड या डीएलएड कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं। एमएड में सभी सेमेस्टर्स के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं। तो वहाँ पे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। प्लस जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया, और जो फ़ोन नंबर है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। और चैनल पे भी जो अब आप जाते हैं अबाउट में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। जो बच्चे क्लास लेना चाहते हैं, पर्सनल क्लासेस फेस टू फेस, और जो ऑनलाइन में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और इसके अलावा सीटेट के लिए जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के लिए, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। और जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो भी मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, जो कि लाइव सेशन में लेती हूँ 10 PM पर। तो उस सेशन को आप लोग अटेंड करें। उसमें जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के साथ में टॉपिक हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर वो मैं शेड्यूल कर देती हूँ जैसा भी रहता है, क्योंकि मेरी बेसिकली कोशिश यही रहती है जो सीटेट वाले बच्चे हैं या यूपीटेट, एसटीटेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएसडी, SSSV की तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए और उनके लिए लाइव सेशन कंडक्ट किया जाए। तो उस सेशन को आप लोग अटेंड करें। 10 PM की टाइमिंग रहती है, क्योंकि उस टाइम तक ही मैं फ्री हो पाती हूँ। और वैसे भी सभी बच्चे जो होते हैं, बहुत सी ऐसे भी बच्चे हैं जो मैरिड है मेरी तरह, और उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो अपना जो वर्क शेड्यूल है वो ख़त्म करके 10 PM तक ऑलमोस्ट सभी फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम मैंने एक बनाया है 10 PM का, तो उस टाइम पर आप सेशन को अटेंड करें। तो देखिए, आज का जो वीडियो है मैंने आप लोगों के साथ में देखिए बेसिकली पियाजे की थ्योरी शेयर की है। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, वाइगोस्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसको हम सोशियो कल्चरल थ्योरी भी बोलते हैं। और आपके साथ में जो गार्डनर की थ्योरी है वो भी मैंने शेयर की है। और इसके अलावा बहुत कुछ मैंने शेयर किया हुआ है जो आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। तो जो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरोल गिलिगन की। तो कैरोल गिलिगन कौन थी? वो कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी कोलबर्ग ने, तो उसी की क्रिटिक थी कैरोल गिलिगन। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे जुड़े हुए सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर किए हैं। और मैंने बच्चों को बोला था कि टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैरोल गिलिगन, क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें क्या है, जो कैरोल गिलिगन है उन्होंने स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट भी दी थी, तो वो भी हम पढ़ेंगे। कैरोल गिलिगन के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके जो क्रिटिक रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो कैरोल गिलिगन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोलबर्ग के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड की है, लाइव सेशन भी मैंने आप लोगों के लिए लिया है। और इन फ्यूचर अगर नीड पड़ेगी तो फिर मैं दोबारा वो सेशन ले सकती हूँ। तो बट उसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, अटेंड करनी होगी। अगर आपको लोगों को डाउट होगा तो आपके लिए ही वो लाइव सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। पॉइंट वाइज ही मेरी PDF रहती है, जो मेरे नोट्स रहते हैं जितने भी आपने अभी तक देखे हैं, पढ़े हैं, सब मैं पॉइंट्स में ही बनाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए, उनको कोई डाउट ना रहे। तो कैरोल गिलिगन वॉज वन ऑफ मोरल कोलबर्ग्स रिसर्च असिस्टेंट। तो जो कोलबर्ग थे उन्होंने क्या था, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को आगे बढ़ाया था, जो कि पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी। उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उस पर रिसर्च की, उस पर जो मोरल डिलेमास थे वो दिए। और उसको जब उन्होंने फाइनल किया तो उसमें कहीं ना कहीं क्या था, प्रॉब्लम दिखा था। किसको दिखा था? कैरोल गिलिगन। तो कैरोल गिलिगन कौन थी? उनकी एक रिसर्च असिस्टेंट थी जो उनको असिस्ट करती थी। तभी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है। क्या कमी है वो भी हम देखते हैं आगे। कैरोल गिलिगन इज बेस्ट नोन फॉर द क्रिटिक ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यानी कि जो कैरोल गिलिगन है उनको बेसिकली किसके लिए जाना जाता है? सबसे ज़्यादा उनको जाना जाता है एज अ क्रिटिक। किसकी क्रिटिक? लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट की, उनकी क्रिटिक के बेस पे उनको जाना जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं।
नेक्स्ट है इसमें शी बिलीव दैट कोलबर्ग्स थ्योरी वॉज इनहेरेंटली बायस्ड अगेंस्ट वुमेन, यानी कि उनका मानना था कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो क्या है, वो वुमेन्स के अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं बायस्ड है। क्यों है बायस? क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में विमेन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया था। उन्होंने जितने भी डिलेमास लिए वो हर एक एज में जो मेल्स थे उनके स्टडी करके ही लिए थे। नेक्स्ट है गिलिगन सजेस्ट हिज थ्योरी वॉज डेराइव्ड बाय ओनली स्टडिंग मैन एंड डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट अ वुमेन्स वे ऑफ थिंकिंग और पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो गिलिगन थी उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो क्या है, वो सिर्फ मैन की स्टडी पे है, मैन की स्टडी से ही डिराइव की गई है। उन्होंने इस जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है कोलबर्ग की, उसमें जो वुमेन की थिंकिंग पैटर्न है या फिर बिहेवियर पैटर्न है वो नहीं लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट्स बने हुए हैं। Gilligan's work on moral development focuses on how women's morality is influenced by social interaction and relationship. अब देखिए, जब एक क्रिटिक बनता है कोई स्पेशली इतना फेमस है तो वो कहीं ना कहीं उस थ्योरी को इम्प्रूव भी करने की कोशिश करेगा। तो जो गिलिगन का वर्क था वो भी क्या था, मोरल डेवलपमेंट पे था, जो इसमें फोकस किया गया कि जो वुमेन्स मोरालिटी है, यानी कि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, जो नैतिकता वो रखती हैं, जो नैतिकता सोचती हैं, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप बेस्ड होती है, यानी कि वो किस तरीके से दूसरों से इंटरेक्ट कर रही हैं और किस तरीके का रिलेशनशिप है उनका, तो उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कैरोल गिलिगन। तो देखिए, ये तो हमारा था कैरोल गिलिगन के बारे में हमने बेसिक पढ़ा। अब पढ़ लेते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कैरोल गिलिगन। और देखिए, जो कैरोल गिलिगन की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, बीएड के पेपर में तो अभी तक तो नहीं आई है, कोलबर्ग की थ्योरी आती है, पर जो कैरोल गिलिगन है उनको हम एज अ क्रिटिक डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, एमएड में जो साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लाइफ आता है, सब्जेक्ट है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर कोलबर्ग की थ्योरी पूछी जाती है। तो उसमें क्या है, आप जब कोलबर्ग की थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद में आप कैरोल गिलिगन एज अ क्रिटिक उनको शो कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उनकी थ्योरी अगर आपको पता है तो वो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप अपने आंसर को किस तरीके से दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, जो बीएड और एमएड के पेपर हैं उनके अंदर क्या है, आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 7 to 8 पेजेस आपको लिखना है। तो उसमें क्या है, आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं, जो नॉलेज आपको बेसिकली है वो देखी जाती है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, किस तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए जो मेरे नोट्स भी होते हैं वो क्या डिटेल्ड नोट्स होते हैं, ताकि सभी बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो देखिए, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी देख लेते हैं हम कैरोल गिलिगन की। गिलिगन नेम्ड हर थ्योरी द एथिक्स ऑफ केयर। तो जो गिलिगन थी उन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया एथिक्स ऑफ केयर। तो जो इनकी थ्योरी फेमस थी किस नाम से थी, एथिक्स ऑफ केयर के नाम से थी। नेक्स्ट पॉइंट है गिलिगन्स थ्योरी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ हर प्रोफेसर लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि जो उनके प्रोफेसर थे लॉरेंस कोलबर्ग, उनकी जो थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट, उन्हीं का ही एक मॉडिफिकेशन था जो गिलिगन की थ्योरी थी। कैरोल गिलिगन्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आउटलाइंस हाउ अ वुमेन्स मोरालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय केयरिंग अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो कैरोल गिलिगन की थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट की, वो कहीं ना कहीं क्या आउटलाइन करती हैं कि जो एक वुमेन है, एक महिला है, उसकी जो नैतिकता होगी वो किससे इन्फ्लुएंस होगी, वो इन्फ्लुएंस होगी क्योंकि जो उसके पर्सनल रिलेशनशिप हैं वो किस तरीके से हैं दूसरों के साथ में, और वो किस तरीके से उनकी केयर करती है, और क्या उसके लिए इफेक्टिव होता है, कितना उसको जज किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पे बेस्ड थी कैरोल गिलिगन की थ्योरी, पर बेसिकली किस पे थी, वुमेन पे बेस्ड थी। नेक्स्ट है गिलिगन वेंट ऑन to state that Kohlberg's theory proved that women are often more undervalued than men। यानी कि जो गिलिगन है उन्होंने ये बताया कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं क्या है कि उन्होंने वुमेन को क्या है अंडर वैल्यूड किया है देन मैन, यानी कि मैन की अपेक्षा, जो मतलब आदमियों की अपेक्षा
या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को इन्होंने अंडर वैल्यूड किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है, उनको पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा है। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कैरोल गिलिगन। अब इनकी जो स्टेजेस हैं, बेसिकली इन्होंने भी 3 स्टेजेस ही दी थी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कैरोल गिलिगन के अंदर है आपका फर्स्ट पॉइंट, कैरोल गिलिगन सजेस्ट 3 स्टेजेस इन हर थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास की जो उनका सिद्धांत है उसके अंदर इन्होंने 3 स्टेजेस रखी। जैसे कि कोलबर्ग ने रखी 3 स्टेजेस, ऐसे ही इन्होंने भी 3 स्टेजेस रखी। गिलिगन डिड नॉट अटैच एजेस टू द स्टेजेस, तो गिलिगन ने भी क्या है स्टेजेस के साथ में एज को अटैच नहीं किया, स्पेसिफिक एज नहीं दी। कोलबर्ग ने भी अपनी थ्योरीज में कोई स्पेसिफिक एज नहीं दी है, जबकि पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उन्होंने स्पेसिफिक एज उसके अंदर दी है। तो इस डिफरेंस को आप लोग याद रखिएगा। शी स्टेट्स दैट ओनली वुमेन involving self perception and interpersonal reasoning can move her through each stage, यानी कि इसमें उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ जो महिलाएं हैं उनका सेल्फ परसेप्शन क्या है, किस तरीके से वो सोचती हैं, किस तरीके से उनका इंटरपर्सनल रीजनिंग है, किस तरीके से वो दूसरों को लेकर सोचती हैं, इसी पे बेस क्या है हर एक स्टेज है जो कि मूव करती है आगे की तरफ। अब देखिए जो 3 स्टेजेस हैं उनको पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टेजेस ये नहीं है, ना ही पेपर में आती हैं, बट इनकी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप एक डीप नॉलेज ले रहे हैं तो, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए कैरोल गिलिगन 3 स्टेजेस आर एज फॉलोज। तो 3 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज थी इनकी, द फर्स्ट स्टेज इज द प्री कन्वेंशनल स्टेज, जैसा कि कोलबर्ग ने नाम दिया था अपनी स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज का प्री कन्वेंशनल स्टेज, ऐसे इन्होंने भी दिया था। कैरोल गिलिगन की भी फर्स्ट स्टेज का नाम प्री कन्वेंशनल स्टेज ही था। दिस स्टेज इज व्हेन अ वुमन इज फोकस्ड ऑन हर सेल्फ, मीनिंग ओनली हर नीड्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है इन्होंने फर्स्ट स्टेज में क्या रखा कि जब जो वुमेन है वो अपने आप को फोकस्ड कर रही हैं, अपने बारे में सोच रही हैं, अपनी नीड्स के बारे में सोच रही हैं और किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, सिर्फ उन चीज़ों पे उनको मतलब महत्व दिया जा रहा है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है, सेल्फ थिंकिंग की बात हो रही है, अपनी जो सेल्फ नीड्स की बात हो रही है उनकी बात हो रही है। तो महिलाएं अपने बारे में जो सोचती हैं उनको इन्होंने फर्स्ट स्टेज के अंदर रखा। सेकेंड स्टेज, द सेकेंड स्टेज इज द कन्वेंशनल स्टेज। तो देखिए कोलबर्ग की थ्योरी की तरह इनकी भी सेकेंड स्टेज क्या है, कन्वेंशनल स्टेज, इसको हिंदी में हम बोलते हैं परंपरागत अवस्था, वेयर विमेन बिगिन्स टू कंसीडर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अदर्स। यहाँ जहाँ पे क्या है विमेन्स दूसरों के लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंसीडर करने लगती हैं, उन पर ध्यान देने लगती हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज में सिर्फ अपने बारे में सोची थी, दूसरी स्टेज में वो दूसरों के लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को महसूस कर रही हैं कि उनके दूसरों के लिए भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मूविंग इनटू दिस स्टेज मीन्स दैट अ फीमेल इज एक्सपीरियंसिंग सेल्फलेसनेस एंड इज ओरिएंटिंग हर सेल्फ टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि ये जो स्टेज है जिसमें फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज में महिला आ रही है उसके अंदर क्या है वो एक्सपीरियंस कर रही है सेल्फलेसनेस, यानी कि एक बोलते हैं ना कि क्या इसको हिंदी में हम बोलेंगे एक्चुअली कि वो खुद पे ना ध्यान देते हुए स्वार्थी नहीं हो रही है, ठीक है ना, निस्वार्थ भाव में वो दूसरों के लिए कुछ करने की सोच रही है, दूसरों के लिए कुछ फीलिंग सोच रही है कि नहीं मुझे दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये जो स्टेज है किसमें है, सेकंड स्टेज में आती है, जिसमें जो स्वार्थ की भावना है वो खत्म हो गई, अब आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड स्टेज है तो देखिए द थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज द पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इनकी भी जो थर्ड स्टेज कौन सी है, कोलबर्ग की तरह ही तीसरी स्टेज इनकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, वेयर अ वुमन फुल्ली अंडरस्टैंड्स द इंटरडिपेंडेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन हर सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि जहाँ पे जो एक महिला है उसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि अपनी क्या ज़रूरतें हैं, दूसरों की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, किस तरीके से दूसरों को हमें दूसरों की जो उम्मीदें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, नीड होती हैं, उनको हमें पूरा करना है। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से आपको हर चीज़ की समझ हो चुकी है कि किस तरीके से आपको हर एक सिचुएशन हैंडल करनी है।
तो ये जो स्टेज है, दिस इज द हाईएस्ट स्टेज दैट अ वुमेन कैन रीच, और इसलिए क्या है, सबसे हाईएस्ट स्टेज इसमें मानी गई है अकॉर्डिंग टू कैरोल गिलिगन। सो हाईएस्ट स्टेज है जिसमें वुमेन को क्या है, हर एक चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है, खुद का भी और दूसरों का भी, किस तरीके से उनको अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, पूरी करनी है। A female makes a decision on a universal level as she has learned that she has to take fully responsibility for her action while also choosing to take care of others। यानी कि इसमें क्या है, ये इसमें एक जो एक महिला है वो क्या किसी भी तरह का डिसीजन ले सकती है एक यूनिवर्सल लेवल पर। यूनिवर्सल लेवल जहाँ पे क्या है, मान्य होता है एक सार्वभौमिक तौर पर कि आप किसी चीज़ को एकदम सही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है कि आपको अपने लिए क्या एक्शन लेने हैं और आपको दूसरों के लिए किस तरीके से उनकी देखभाल करनी है, किस तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और किस तरीके से उनकी चीज़ों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। यानी कि फुल रियलाइजेशन हो गया है थर्ड स्टेज के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने 3 स्टेजेस दी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है मोरालिटी की, कि ये जो स्टेजेस हैं किस बेस पे दी गई, ये 2 बेस पे दी गई, केयर बेस्ड मोरालिटी एंड जस्टिस बेस्ड मोरालिटी। तो करियर बेस्ड, केयर बेस्ड मोरालिटी और जस्टिस बेस्ड मोरालिटी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं 2-3 लाइनों में क्या है ये। गिलिगन प्रपोज द स्टेजेस ऑफ द एथिक्स ऑफ केयर थ्योरी विच एड्रेसेस व्हाट मेक्स एक्शन राइट और रॉन्ग। यानी जो गिलिगन है, इन्होंने एथिक्स ऑफ केयर की जो थ्योरी दी उसमें स्टेजेस प्रपोज की, 3 स्टेजेस दी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं और डिसाइड किया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। गिलिगन थ्योरी फोकस्ड ऑन बोथ केयर बेस्ड मोरालिटी एंड जस्टिस बेस्ड मोरालिटी। और जो गिलिगन की थ्योरी है क्या है, दो चीज़ों पे बेस्ड करती है, वो है आपकी केयर बेस्ड मोरालिटी और जस्टिस बेस्ड मोरालिटी। तो सबसे पहले हम केयर बेस्ड मोरालिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए केयर बेस्ड मोरालिटी में क्या है, केयर बेस्ड मोरालिटी इज द व्यू दैट मोरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स केयरिंग अबाउट अ पर्सन्स ह्यूमन रिलेशनशिप एंड फाइंडिंग द बैलेंस बिटवीन केयरिंग फॉर वनसेल्फ एंड अदर्स। यानी कि केयर बेस्ड जो मोरालिटी वो क्या है, एक व्यू है जिसमें कि आप देखते हैं कि जो आपकी नैतिक विकास है, नैतिक मोरल डेवलपमेंट है, वो क्या है, वो है दूसरों की केयर करना, खुद का भी आप सोच रहे हो और दूसरों से जो रिलेशनशिप है वो भी देख रहे हो कि किसी से मेरी रिलेशनशिप खराब ना हो। तो इनके बीच में क्या है, आप एक बैलेंस बना के रख रहे हो जिसमें आप अपने लिए भी सोच रहे हो और दूसरों के लिए भी सोच रहे हो। तो इसके जो मेन प्रिंसिपल हैं हम वो देख लेते हैं। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ केयर बेस्ड मोरालिटी आर, जो मेन प्रिंसिपल्स यानी मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या है केयर बेस्ड मोरालिटी के, वो हैं इट इज़ बेस्ड ऑन केयर फॉर सेल्फ एंड द केयर फॉर अदर्स। यानी कि किस पे बेस्ड है कि आपको खुद की केयर किस तरीके से करनी है और दूसरों की केयर किस तरीके से करनी है। क्योंकि देखिए आप खुद को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप दूसरों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको अपने बारे में भी सोचना और दूसरों को भी साथ लेके चलना है। सेकेंड पॉइंट है इट गाइड्स अ पर्सन इन रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनल इंटरडिपेंडेंसी। यानी कि इसमें क्या है कि केयर बेस्ड जो मोरालिटी है ये गाइड करती है कि किस तरीके से एक जो पर्सन है, एक इंसान है, उसको क्या है कि एक रिलेशनल इंटरडिपेंडेंसी होती है। जैसे 2 लोग हैं, 2 लोग क्या है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और उनको एक दूसरे का ध्यान भी रखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी। और ये नहीं है कि सिर्फ अपने को भूल जाए, आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल इंटरडिपेंडेंसी, कि कहीं ना कहीं आप रिलेशन में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इट हेल्प्स विद कल्टिवेटिंग स्किल्स ऑफ अटेंटिवनेस एंड रिस्पेक्ट। और इससे किस में मदद मिलती है, इसमें बेसिकली मदद मिलती है अटेंटिवनेस, यानी कि किसी चीज़ पर आप अटेंटिव हो, यानी कि ध्यान दे रहे हो। आप किसी की अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है तो आप ध्यान से उसको सुन रहे हो और आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ में क्या है, हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है इट एम्फसाइजेज नॉट ओनली केयर अबाउट रिलेशनशिप बट अबाउट मेंटेनिंग दैम एज वेल। तो ये किस चीज़ पे जोर देता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप पे और उनकी केयर पे जोर दे रहा है कि आपको सिर्फ अभी रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, केयर रखना है, बल्कि आपको उसको क्या है मेंटेन करके भी रखना है। यानी कि जिस रिलेशनशिप पे आप आज हो आप उस पर ध्यान दे रहे हो पर उसको आगे तक भी वो वैसे ही रहे, इसलिए उसको आपको क्या है मेंटेन करके चलना है।
फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ इफ़ अ पर्सन हेल्प समवन इन नीड बाय अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन। और ये क्या, देखिए कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान का, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना करना, कि किसी के सामने हम नहीं जाना चाहते बट हम फिर भी उसकी हेल्प करते हैं। जैसे बहुत से लोग डोनेशन दे देते हैं, कुछ किसी की हेल्प करते हैं और कहते हैं कि बताना मत। तो क्या है, ये भी क्या है, ये किस में आएगा, केयर बेस्ड मोरालिटी के अंदर ही आता है, जिसमें कि एक इंसान दूसरे इंसान का बिना आमना सामना किए उसको अवॉइड करके भी उसकी हेल्प कर सकता है। तो ये केयर बेस्ड मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका जस्टिस बेस्ड मोरालिटी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल नहीं पढ़ने हैं, 2 ही हैं, क्योंकि जो बेसिकली है ना, ये इसमें केयर बेस्ड मोरालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जस्टिस बेस्ड मोरालिटी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, यानी कि इन सिद्धांतों पर डिपेंड करता है, जिसमें कि 2 हमें सिद्धांत दिए गए हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा, व्यू द वर्ल्ड एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ ऑटोनोमस इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद अनदर। यानी कि आप जस्टिस बेस्ड मोरालिटी में क्या देख रहे हैं, जस्टिस बेस्ड मोरालिटी का मतलब क्या है कि आप जो नैतिकता की बात कर रहे हो जस्टिस बेस पे कर रहे हो, कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो मेरा है या किसी और से जुड़ा है, आप जस्टिस देख रहे हो, उसमें न्याय है कि नहीं, किसी का गलत तो नहीं हो रहा है। और ये क्या है कि आप इसमें दुनिया को किस तरीके से देख रहे हो, लोगों को, कि सब क्या है, ऑटोनोमस इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि सब अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोग मिलकर क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो किसी के साथ भी कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स, सेकेंड पॉइंट में देखिए लिखा है, इट मीन्स अवॉइडिंग इनइक्वालिटी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप इनइक्वालिटी को अवॉइड कर रहे हैं, असमानता को अवॉइड कर रहे हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप सबको इक्वली जज क्या, इक्वली मतलब मिल रहे हैं, इक्वली आप जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरीके से इसको हम किस में लेंगे, जस्टिस बेस्ड मोरालिटी में लेंगे। तो ये आपका केयर बेस्ड मोरालिटी और जस्टिस बेस्ड मोरालिटी था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्रिटिक्स ऑफ कैरोल गिलिगन थ्योरी। अब देखिए, क्रिटिक तो हर एक थ्योरी में होते हैं, जैसे कि कोलबर्ग की थ्योरी में कैरोल गिलिगन थी, इसी तरीके से कैरोल गिलिगन की थ्योरी में भी क्रिटिक हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग इसको पढ़ लें अच्छे से। अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। तो गिलिगन्स थ्योरी इज नॉट विदाउट क्रिटिक, स्पेसिफिकली अमंग फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट। तो जो कैरोल गिलिगन की थ्योरी थी वो भी क्रिटिक के बिना नहीं है कि हम सोचें कि इनकी थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, इन्होंने 3 स्टेजेस दे दिए, इनके भी क्रिटिक थे। और स्पेशली जो क्रिटिक थे वो कौन थे, फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। सेकेंड पॉइंट है, सम हैव क्रिटिसाइज्ड हर फॉर perpetuating the stereotype of caregiving roles to women by ignoring the fact that many women have moved on from full-time caregiving and are in many instances the breadwinner of their household। यानी कि कुछ जो क्रिटिक्स थे उन्होंने उनको किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया, कि जो कैरोल गिलिगन है, इन्होंने अपनी थ्योरी में जो वुमेन्स को रोल दिया है वो केयर गिविंग रोल दिया है, यानी कि सिर्फ देखभाल करने वाला रोल दिया है, जबकि उनके जो अदर वर्क हैं उनको इन्होंने फुली इग्नोर किया है। जबकि ऐसा नहीं होता, कि बहुत सी जो महिलाएं होती हैं वो क्या है कि वो फुल टाइम केयर गिविंग को क्या करती हैं, वो ना करते हुए, यानी कि पूरे टाइम की आप हाउस वाइफ बन के रहें या किसी की केयर करते रहें, इसके अलावा वो फैमिली के लिए ब्रेड विनर भी होती हैं, यानी कि अपने घर को भी चलाती हैं, अपने घर के लिए पैसा भी कमाती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा भी करती हैं। तो इस जो पॉइंट ऑफ व्यू को इन्होंने क्या है, इग्नोर किया है, इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि सिर्फ महिलाएं केयर के लिए होती हैं, घर में ही रहें, ऐसा नहीं होता है, वो अदर वर्क्स भी करते हैं। तो इस बेस पे क्या है, इस थ्योरी को बायस्ड बताया गया है। जैसे स्टीरियोटाइप होता है ना, कि आपने किसी का रोल बता दिया कि जैसे महिलाएं हैं उनको सिर्फ घर का काम करना चाहिए, सिर्फ रसोई का काम करना चाहिए, सिर्फ दूसरों की देखभाल करनी चाहिए, तो उस चीज़ पे इनको क्रिटिसाइज किया गया है। थर्ड पॉइंट है,
देखिए थर्ड पॉइंट में क्या गया है, अदर्स ऑल्सो स्टेट दैट हर वर्क फोकस इज टू हैविली अपॉन सोशल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग जेंडर रोल एंड नॉट इनफ ऑन जेंडर बायस। यानी कि कुछ का जो कुछ ऐसे भी क्रिटिक थे जिनका मानना था कि जो इनकी थ्योरी है वो किस बहुत ज़्यादा हैविली क्या है फोकस कर रही है सोशल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग जेंडर, यानी कि महिलाओं से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, यानी कि केयर गिविंग कि आप अपनी केयर कर रहे हो, आप दूसरों की केयर कर रहे हो, और जो कि जेंडर बायस के लिए एक इनफ नहीं है। ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो, लिंग भेदभाव कर रहे हो कि आप महिला को इतना ऐसा करना चाहिए, पुरुषों को इतना करना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ पे इनको क्या है क्रिटिसाइज्ड किया गया है। तो ये जो थ्योरी थी पूरी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, कैरोल गिलिगन की थ्योरी है ये, और कैरोल गिलिगन से जुड़े हुए क्वेश्चन सीटेट में बहुत आते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन आप पेपर आप लोगों के साथ में शेयर भी किए, तो उसमें आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा, उनको पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो मेरे वीडियोस होते हैं वो कितने रिलेटेड होते हैं आप लोगों के एग्जाम से। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और इसी तरीके के टॉपिक्स है कि मैं आपके लिए आती रहूँगी, मेरे साथ बने रहिए। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।